और डीएनए में अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो भारत के हर देशभक्त नागरिक को आक्रोशित कर देगा। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से आया है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ये तस्वीरें पाकिस्तान से नहीं आई हैं। ये तस्वीरें हमारे ही देश के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की हैं और हंगामा करने वाले ये लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दरअसल अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है। पहले ये चुनाव 12 अप्रैल को होने थे, अब चुनावों की तारीख 25 मई कर दी गई है और इसके पीछे वजह यह है कि 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारी हिंसा हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अनंतनाग के उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस बात से नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर पर हंगामा किया और फिर भारतीय लोकतंत्र के विरोध में नारे लगाए। रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव में सिर्फ 7.14% मतदान हुआ था। श्रीनगर सीट पर 12,61,354 मतदाता हैं, लेकिन यहां करीब 80,000 मतदाताओं ने ही वोट दिया। सोचिए, 12 लाख वोटर जहां हों वहां पर सिर्फ 80,000 लोगों ने वोट दिया। श्रीनगर में वोटिंग के दौरान हिंसा की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिनमें 100 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा की घटना में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 151 स्थानीय नागरिक घायल हुए। श्रीनगर सीट पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के नाजिर अहमद खान के बीच था। पिछले वर्ष आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद पीडीपी के नेता तारिक हमीद कर्रा ने अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ दी थी और तब यह सीट खाली हुई थी। श्रीनगर में 7.14% वोटिंग वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि वर्ष 2014 के आम चुनाव में इसी लोकसभा सीट पर 26% वोटिंग हुई थी। हालांकि 26% का यह आंकड़ा भी लोकतंत्र की सेहत के लिए सही नहीं है। अब हम आपको श्रीनगर में हुई कम वोटिंग के पीछे की वजह बताते हैं। श्रीनगर उपचुनाव का अलगाववादियों ने बहिष्कार किया था और लोगों को वोट न देने की धमकियां तक दी गई थी। अलगाववादियों और आतंकवादियों ने उपचुनाव के विरोध में जगह जगह आगजनी की और हंगामा किया। अलगाववादियों ने पोलिंग बूथ्स पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके, जिससे आम लोग वोटिंग के लिए पहुंच ही नहीं सके। हिंसा में हुई 8 लोगों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने 2 दिनों तक बंद का ऐलान किया है। हालात बिगड़ने की आशंका के बीच कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी 12 अप्रैल तक की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीर हर सच्चे देशभक्त का खून खौला देगी, लेकिन ये तस्वीर इन दिनों कश्मीर के कई हिस्सों की सच्चाई है। ऐसी ही एक तस्वीर 9 अप्रैल को भी दिखी थी, जब श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, लेकिन अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकी के बाद लोग वोट देने आए ही नहीं। जो लोग आए भी उन्हें डराने के लिए पत्थरबाजी की गई और स्कूलों में आग लगाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए सिर्फ 7% ही वोटिंग हुई। अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए भी 12 अप्रैल को उपचुनाव होना था, लेकिन ऐसे हालात के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी। अब अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। जाहिर है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ने से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बौखला गए हैं और अपनी इस बौखलाहट में आज उन्होंने अनंतनाग के कलेक्टर के ऑफिस के अंदर और बाहर भारत के लोकतंत्र विरोधी नारे लगा दिए। कश्मीर के सच्चे खैरख्वाह बनने का दावा करने वाली पार्टियों की हकीकत भी आज उजागर हो गई है और ऐसा लगता है ये पार्टियां ये चाहती ही नहीं कि कश्मीर में हालात शांतिपूर्ण हो। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की इस हरकत से आज पीडीपी के आरोपों को भी बल मिल गया है। पीडीपी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि कश्मीर के पत्थरबाजों को नेशनल कॉन्फ्रेंस मदद करती है। कसूर उसका नहीं है,
जिसने पत्थर मारा, कसूर उसका है कि जिसने उसको पत्थर मारने पर मजबूर किया। जब स्टोन पेल्टर्स के नाम आ गए आरी पंथन में, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। अब कैसे हम कह सकते हैं कि स्टोन पेल्टर कोई पाकिस्तान से हवा आ रही है और उनको खड़ा कर रहे हैं? ये अपने लोग हैं जो खुद खाना बेदोश है और हमको भी खाना बेदोशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हमेशा उनको इस्तेमाल किया अपने इक़्तिदार के लिए। उनको जब इक़्तिदार मिलता है तब वो उन्हीं लड़कों को दफनाते हैं जिनको वो बंदूक थमाया उन्होंने उन्हीं को दफना दिया, उनके घरों को बर्बाद किया। जब उनको इक़्तिदार छीना गया तो उन्होंने उनके हाथों में बंदूक थाम दिया। ये उनकी रिवायत रही। और जब किसी पार्टी का मुखिया ही पत्थरबाजों की ऐसी हिमायत करता हो तो फिर बाकी नेता कहां पीछे रहेंगे? मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है। वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है। वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को कबूल हो। लोकतंत्र विरोधी नारे लगाने वालों में उस कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल थे जिसका दावा है कि देश को आजादी उसी ने दिलाई। लोकतंत्र विरोधी नारे लगाने वालों की इस भीड़ में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष GS मीर भी हैं। कांग्रेस के कश्मीर के नेता देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और केंद्र के नेता कश्मीर के हालात पर राजनीति कर रहे हैं। PDP BJP के गवर्नेंस को वहाँ के लोग नहीं चाहते, इसका एक उदाहरण है। लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अगर लोग बाहर आने के लिए भी तैयार है तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप बैठा है। इससे यही जाहिर होता है PDP BJP गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की फेल हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर जो चल रहा है वो भी इसमें नाकामयाब बने हैं। लेकिन बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले को सही बता रही है। चुनाव आयोग इसको देखता है, वो जो भी उचित समझे निर्णय इन सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए अपने निर्णय लेगा। केंद्र सरकार अपने इनपुट्स देती है, तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत में मजबूत होती जा रही है और हर प्रयास उसी को करने में सब लगे हुए हैं। इतनी हद तक कांग्रेस के लोग गिर गए हैं कि आज भारत देश के जो लोकतंत्र के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है, भारत माता के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए हैं। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के बड़े लोगों को। कांग्रेस ने भारत देश का अपमान किया है, देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। ये शोपिया के उन जले हुए स्कूलों की तस्वीर है जहां मतदान होना था, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादियों और अलगाववादियों ने इन्हें जला दिया। सवाल ये कि यहाँ सिर्फ स्कूल जलाए गए हैं या कश्मीर के बच्चों का भविष्य फूका गया है। गरीब बच्चे ज़्यादातर इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, तकरीबन 150 बच्चों की तादाद थी। लेकिन ये जलाना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बच्चों का मुस्तकबिल तामीर हो रहा था। पता नहीं किसने ये आग दी। नामालूम वजूहात की वजह से इस स्कूल में आग लग गई और आनंद फानंद स्कूल तबाह हो गया। स्कूलों में हम रखेंगे कि कोई ऐसी सिक्योरिटी रखेंगे कि कोई स्कूल जलने ना पाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल इलेक्शन के हवाले से जलाया गया। वो अभी पुलिस तहकीकात कर रही है और तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि स्कूल कैसे जला है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा प्रशासन की नाकामी है। You've seen it in Bihar, you've seen it in UP, you've seen everywhere. Now those are the people who used to go and capture booths. So what did we do? We had adequate security arrangements to ensure that there is safe polling. There is no Gundaism around there. Now in Kashmir, when we know it's a troubled area, why did the administration not take into account the current security environment? कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। पत्थरबाजों, अलगाववादियों और नेताओं की राजनीति के बीच जम्मू कश्मीर का भविष्य अंधकार में हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। इस पर सरकार को जल्द ही सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुल मिलाकर बात यह है कि श्रीनगर को श्री गनर बनने से रोकना होगा। वहां बंदूकधारी आतंकवादियों का प्रभाव बढ़ना
लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है और इसका सबसे बड़ा सबूत है सिर्फ 7.14% का मतदान होना।